खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी भी उन मांग के पीना पड़ता था। एक एक घूंट सब ने मिल के बांटा है, जितने भी सर्वाइवर थे बंदे। हर तरफ खौफ बिछा हुआ है। हालात बहुत ख़तरनाक थे। इधर से आते थे, देखते थे 5 उठ जाओ, इधर से 3 उठ जाओ, 4 उधर से उठ जाओ, जाकर थोड़ा सा उस तरफ जाके शूट कर देना पीछे से। नीचे उतर आओ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नीचे उतर आए 182 बंदे, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बंदों को है न मारा। कम से कम 110 बंदे उन्होंने मकसद के मौके पे सांप को टाइम से मारते रहे। 12 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया कि बीएलए के खिलाफ उसका ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन 13 मार्च को बीएलए ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जंग अभी जारी है और पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी फौज ना तो जंग के मैदान में फतह हासिल कर सकी और ना ही अपने बंदी सैनिकों को बचा पाई है। बलूच विद्रोही संगठन ने पाकिस्तानी सेना पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को गुमराह कर रही है। जिन लोगों को पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू करने का दावा किया है, दरअसल उन्हें बीएलए ने ही अपने जंगी उसूलों के तहत खुद रिहा किया था, ऐसा बीएलए का कहना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी सरकार अपने मुल्क से कुछ छिपा रही है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए पैनिक क्रिएट करने के लिए भ्रामक दावे कर रही है। क्या दोनों पक्ष दावों के इस खेल में अपना अपना हित साध रहे हैं? आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बीएलए ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो लड़ाई वाले इलाकों में पत्रकारों को जाने की इजाज़त दें ताकि पाकिस्तानी फौज के असली नुकसान को पूरी दुनिया देख सके। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बलोच ने कहा कि जंग अब पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और उनका गुट अपनी मंजिल हासिल करने तक लड़ाई जारी रखेगा। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जब वो जंग के मैदान में उन्हें शिकस्त ना दे सकी तो अब उसने निहत्थी बलूच आवाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूच संगठन ने कहा, हमने पाकिस्तानी हुकूमत को कैदियों की अदला बदली की पेशकश की थी, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और अपने ही फौजियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब जब हुकूमत ने अपने ही बंदियों को मरने के लिए छोड़ दिया है तो उनकी मौत की जिम्मेदारी भी उसी पर आएगी। आपने शो के शुरुआत में ट्रेन हाईजैक से बचाए गए लोगों की आप बीती सुनी। वो कह रहे हैं कि उनके सामने ले जाकर लोगों को शूट किया गया। पाकिस्तानी सेना का पक्ष कुछ और है। उनका कहना है कि आर्मी के ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम की जान नहीं गई। उसके मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के पहले ही 21 यात्रियों को मारा जा चुका था। पाकिस्तानी सेना का यह भी कहना है कि सभी लड़ाकों को मारा जा चुका है। दूसरी तरफ बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अब भी लापता यात्रियों की तलाश कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीएलए के कुछ लड़ाके कुछ बंधकों को लेकर आसपास की पहाड़ियों में भाग गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारी अभी भी इसका पता करने में लगे हैं कि कितने यात्री ट्रेन से भाग गए थे। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी सभी आंकड़े एक आधिकारिक बयान में आए। कुल 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद सेना ने चुप्पी तोड़ी थी। सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी बोले, ऑपरेशन पूरा हो गया है। हाईजैक के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों की संख्या थी 440। इनमें से 300 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने यात्री बचा लिए गए हैं। अलगाववादी संगठन के कितने लड़ाके मारे गए, ये जरूर बता दिया। पाक आर्मी का कहना है कि हाईजैक वाली जगह पर ही 33 लड़ाके मार दिए गए थे और उनकी कुल संख्या 33 ही थी। लेकिन एक बात दिलचस्प है, पाक सेना ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि इस हाईजैक को बीएलए ने अंजाम दिया, मतलब उसने संगठन का नाम नहीं लिया, जबकि बीएलए शुरू से ही इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। इसके अलावा आर्मी के बयान में 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई, यानी सेना का कहना है कि महज 21 यात्री और 4 सैनिक मारे गए, जबकि बीएलए ने 50 बंधकों और 30 जवानों को मारने का दावा किया था। चूंकि जिस इलाके में ट्रेन हाईजैक हुई थी वहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट तक काम नहीं कर रहा था, इसलिए तमाम मीडिया संगठन इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी सेना के बयान में और क्या क्या कहा गया? पहला, 100 के करीब यात्रियों को 11 मार्च को ही निकाल लिया गया था। दूसरा, 12 मार्च को भी बड़ी संख्या में यात्रियों को बचाया गया, हालांकि संख्या उन्होंने नहीं बताई। तीसरा,
अलगाववादी सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टरमाइंड्स से लगातार संपर्क में थे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि अटैक की प्लानिंग अफगानिस्तान में मौजूद उनके रिंग लीडर्स ने की थी। सेना के ऑपरेशन के दौरान मिनट दर मिनट वे उनसे संपर्क में भी थे। चौथा, अलगाववादियों ने बंधकों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस वजह से एहतियातन ऑपरेशन को तेज रफ्तार से नहीं चलाया जा सका। पहले सेना के स्नाइपर्स ने सुसाइड बॉम्बर्स को मारा, फिर बोगी दर बोगी क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया गया और ट्रेन में बाकी बचे लड़ाकों को मारा गया। पांचवा, बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अफगान सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपनी जमीन को पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होने से बचाए। छठवीं और आखिरी अहम बात, सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान खेल के नियम कायदे बदलेगा। अब जरा पाकिस्तानी संसद की तरफ चलते हैं। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई है। 13 मार्च को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में भाषण दिया। उन्होंने विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई की आलोचना की। बोले, पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह से हालात पेश किए वो ज्यादा निराशाजनक है। जबकि 12 मार्च को सत्ता पक्ष की ओर से संसद में चौंका देने वाली चुप्पी थी। उस दिन विपक्ष पूरे 2 घंटे गरजता रहा। ट्रेन अलगाववादियों के कब्जे में थी। बंधक बनाए गए लोगों से जुड़ी कोई आधिकारिक खबर नहीं हो रही थी। इन सब मामलों को लेकर सवाल दागे गए, लेकिन शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले सत्ता पक्ष ने कान बंद कर लिए थे। विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी और कानून मंत्री आजम नजीर तरार, ये तीनों संसद में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस बयान नहीं दिया। विपक्ष ने मांग की कि संसद की नियमित कार्यवाही रोककर इस मुद्दे पर बहस कराई जाए, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया को लेकर भी जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता शरीफ ने कहा कि भारतीय मीडिया ने इस हमले से जुड़ी झूठी जानकारी फैलाई और इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक दल भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और इस हमले को किसी तरह सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारतीय मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग इस घटना का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक चालें चलने के लिए कर रहे हैं, जबकि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका इशारा विपक्षी पार्टी पीटीआई की ओर था। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकारों से इस मुद्दे पर बात की, उनसे कई सवाल पूछे। पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान सरकार के दावे और बीएलए के दावों में इतना अंतर क्यों है? इस विसंगति को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये बीएलए के सोशल मीडिया विंग का एक प्रोपेगेंडा था या पाकिस्तानी सरकार अपने मुल्क से कुछ छिपा रही है? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान की सरकार है वो छुपा रही है। अभी तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, दोनों साइड अपना अपना मौकफ दे रहे हैं, बट सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बीएलए ने कहा कि उनके पास कई लोग वो अगवा करके ले गए हैं अपने इलाकों में, और हमको 1-2 दिनों में उनके वीडियोस आ जाएंगे बाहर, उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो बाहर आ जाएंगी। तो जो पाकिस्तान आर्मी का मौकफ रहेगा वो झूठा साबित होगा। और पाकिस्तान के अभी शुरू में पहले इसमें एक इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने कहा कि हमने सिविलियंस को रेस्क्यू कर लिया, और जो सिविलियंस थे वो जब पहुंचे मच, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बलोचों ने रिलीज किया। तो पाकिस्तान आर्मी झूठ बोलने के लिए मशहूर है। तो आप देख लेना 3-4 दिनों में पूरी ट्रूथ आ जाएगी। जो डिफरेंस, जो बलोच का जो मौकफ है वही दिखाएंगे कि उन्होंने इतने सोल्जर्स मारे हैं। अरे पाकिस्तान आर्मी कह रहा है कि 33 टेररिस्ट और हमारे कोई सिर्फ 4 फ्रंटियर कोर के। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बीएलए ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया? ये पहली बार है कि बीएलए ने इस तरह का ऑपरेशन किया है। आमतौर पर वो आत्मघाती हमले या टारगेटेड किलिंग को अंजाम देता था, मगर इस बार उसने सीधे 400 लोगों को बंधक बना लिया। 2024 में तो पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि बीएलए अब एक थ्रेट नहीं है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले संगठनों की ओर से हमलों में करीबन 119% का इजाफा हुआ है। तो क्या बीएलए जैसे अलगाववादी संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हो चले हैं? आपने अलगाववाद का, मुझे आई थिंक दे आर फ्रीडम फाइटर्स, उनको फ्रीडम फाइटर्स कहना चाहिए। वो अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं ना। आई थिंक वी शुड यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, पहली बार ही नहीं है, पिछले साल अगस्त में आपको याद होगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, दे कवर्ड 11 डिस्ट्रिक्ट्स। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई 70 के करीब
अटैक लोगों को उन्होंने खत्म किया था। तो दे आर यूज्ड, दे आर ग्रेजुअली अपस्केलिंग देयर एक्टिविटीज। और 10-15 दिन पहले अनाउंस किया था बलोच ग्रुप्स ने कि आगे से जाके सब कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे, इंडिविजुअल छोटे मोटे एक्शन नहीं करेंगे, बट सब मिलके एक्शन करेंगे इन द नेम ऑफ द बलोच नेशनल आर्मी। तो बलोच नेशनल आर्मी के करके तो मुझे लगता है ये पहला उनका ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है कि इतना बड़ा उन्होंने एक्शन को अंजाम दिया। मैं भी सरप्राइज था कि ट्रेन को हाईजैक करना कोई आसान बात नहीं है, और उन्होंने जो किया, जो कोऑर्डिनेशन, दैट मींस शोज लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उसमें टाइमिंग है, उसमें प्लानिंग है। तो ये सब मिलके मेरे ख्याल सारे बलोच ग्रुप मिलकर उन्होंने ये इतना बड़ा एक्शन अंजाम दिया। तीसरा सवाल, पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान सरहद के करीबी इलाकों में आतंकी हमले रोकने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सरकार के इस रुख को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या पाकिस्तानी सरकार के पास इस हमले से निपटने की कोई ठोस योजना थी, या आंतरिक असफलताओं को छिपाने के लिए पड़ोसी देशों पर इल्जाम लगाकर पाकिस्तान सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है? ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा कि उसकी वजह से एक स्ट्रगल चल रही है। ये स्ट्रगल बेसिकली पॉलिटिकल है, बट पाकिस्तान इसको मिलिट्रीली दबाना चाहता है। बलोच के ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस आज से नहीं है, वो 1948 से ग्रीवेंसेस है। ग्रीवेंसेस को टैकल करने के बजाय वो सोचता है कि वो मिलिटरीली उनको क्रश कर देगा। वो नहीं होगा, इट इज नॉट बी पॉसिबल। तो कभी इंडिया को ब्लेम करेगा, कभी अफगानिस्तान को, कभी इसराइल को, कभी यूएसए को, बट अंदर झुककर नहीं देखता कि गलती कहाँ पर है। अच्छा, अफगानिस्तान को ब्लेम करना बड़ा आसान है कि नहीं उन्होंने टेलीफोन कॉल किए, तो नंबर तो बताइए ना, किस नंबर से कॉल किए, किसने किया, कहाँ था वो, तो गिव ऑल दीज डिटेल्स, सभी कुछ पता चलेगा। तो मैं नहीं मानता कि ये अफगानिस्तान से कोई लिंक है। सारा इंटरनल है, सारे लोग इंटरनली हैं, और इंटरनल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर पा रहा। और हाँ, ये अब ये सवाल जरूरी है, क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी की अब जो विल और कैपेसिटी है, क्योंकि उसको बहुत से और भी मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन अब पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इमरान खान को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, सारी अटेंशन वहाँ फोकस की है। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स देखे पिछले हफ्ते, वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो निकला था, पाकिस्तान इज नंबर 2 इन द टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्रीज। जो दूसरी थिंक टैंक्स है पाकिस्तान के अंदर, इन फरवरी देयर वर 121 फेटेलिटीज बिकॉज ऑफ टेररिज्म, और विच बल्क ऑफ देम वर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी हिट्स ले रही हैं, अगर कोई भी और आर्मी होती, कोई भी और सिक्योरिटी फोर्स होती, they would have done something about it. हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। हम उनसे कहेंगे कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार है, फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो हम मानेंगे कि शांति आने की संभावना है, और अगर उनका रिस्पॉन्स ना में होता है तो हमें उनके इरादे बखूबी पता चल जाएंगे। ये बात कही जा रही है रूस के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ये बयान दिया है। एक और बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि उनके प्रतिनिधि 13 मार्च को रूस में होंगे, रूस के सामने अमेरिका का प्लान पेश करने के लिए। 11 मार्च को यूक्रेन सरकार के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात की। ये मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। इसके बाद दोनों तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। इसमें लिखा था कि यूक्रेन ने अमेरिका के सुझाए 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव पर हामी भर दी है। अब यूक्रेन की हामी के बाद नजरें रूस पर हैं। अभी यह साफ होना बाकी है कि वो सीज फायर के इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये शर्तें क्या हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वही शर्तें होंगी जो रूस हमेशा से रखता आया है, जैसे यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, विदेशी सैनिक यूक्रेन की रक्षा में तैनात नहीं होंगे, रूस के क्रीमिया और यूक्रेन के 4 और प्रांतों को रूस का हिस्सा माना जाएगा। रूस में हुई मीटिंग में कौन कौन था और इसमें क्या क्या फैसले हुए हैं, इस पर शो लिखे जाने तक अपडेट नहीं आया है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। एक ओर जहां शांति समझौते पर बात हो रही है, दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। इसमें रूसी सेना को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन के कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुत्जा पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब फिर से निकलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के कब्जाए गए हिस्से से 86% जमीन रूस ने वापस से हथिया ली है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां इंपोर्ट होने वाले स्टील
और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह ऐलान उन्होंने 12 मार्च को किया। अमेरिका में ज़्यादातर स्टील और एल्यूमिनियम कनाडा, मैक्सिको और यूरोप के देशों से आता है। मतलब ट्रंप के लगाए टैरिफ सीधे इन देशों को प्रभावित करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो कनाडा ने भी करारा जवाब दिया, वो भी टैरिफ के ही भाषा में। कनाडा ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले 20 अरब डॉलर के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इसमें अमेरिका से आने वाले कंप्यूटर और स्पोर्ट्स का सामान शामिल है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिकी सामान पर 28 बिलियन डॉलर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होंगे। ट्रेड पार्टनर्स ने आवाज उठाई तो ट्रंप चुप नहीं रहे। कहा कि वो ईयू से खासे नाराज हैं और ये आर्थिक जंग जीत कर ही रहेंगे। हम यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस आर्थिक युद्ध को जीतने वाले हैं। अगली सुर्खी सीरिया से। 10 मार्च को यहाँ से एक तस्वीर आई। तस्वीर में कुर्द फोर्स SDF के कमांडर इन चीफ मजलूम आब्दी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। सीरियाई सरकार का कहना है कि उसने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF से गठबंधन कर लिया है। अब इस डील से जुड़ी रॉयटर्स की एक अहम रिपोर्ट आई है। दावा किया गया है कि SDF और सीरियाई सरकार की डील के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही ये डील पक्की कराई है। बता दें, सीरिया में ISIS के सामने खड़े SDF का अमेरिका ने हमेशा से साथ दिया है। साथ ही अमेरिका ने सीरिया में खुद के सैनिक भी तैनात किए हैं। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि SDF और सीरिया की सरकार के बीच क्या डील हुई है। डील के मुताबिक सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सीरिया सरकार की सेना में मिलाया जाएगा। उत्तर पूर्वी सीरिया को सीरियाई सरकार के कंट्रोल में लिया जाएगा। SDF लंबे समय से इन कुर्द मेजॉरिटी रीजन्स को सीरिया से अलग करने की मांग करती आई है। ये समझौता तब हुआ है जब सीरिया की अल शरा सरकार ने देश में सभी से हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अलवाइट्स समुदाय से जुड़े लोगों ने ये करने से मना कर दिया है। हफ्ते भर पहले उनमें और सीरियाई सेना में लड़ाई भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अलावाइट्स समुदाय देश छोड़ चुके पूर्व शासक बशर अल असद का वफादार माना जाता है। वो खुद भी इसी समुदाय से आते थे। SDF के सरकार से हाथ मिलाने के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं SDF को भी डर सताने लगा था कि अगर हमने समझौता नहीं किया तो हमारे साथ भी अलावाइट्स जैसा सलूक किया जाएगा। इसकी एक वजह यह भी है कि अल शरा की सरकार और SDF दोनों ही पक्षों को असद सरकार का विरोधी माना जाता है, इसलिए दोनों एक ही टीम में रह सकते हैं। आज के लिए दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।